नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं अर्ध सैनिक जो बल है उसमें जो सैनिक हैं उनकी आत्महत्या के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। वो सर्विस में रहते हुए आत्महत्या कर रहे हैं, जो कि सरकार के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। देखिए, आम जनता के लिए तो चिंता का विषय ये हो ही जाता है। आत्महत्या वैसे भी एक बहुत बड़ी समस्या है भारत में। और लेकिन ये जो सेना में सिपाही अगर इस तरीके से आत्महत्या कर रहे हैं तो सरकार को इसको लेकर के राज्यसभा में बोलना भी पड़ा कि भाई इन लोगों के लिए आप छुट्टी की व्यवस्था करिए। ये कई बार सेना में अपने आप को बहुत अकेला फील करते हैं, परिवार वालों को मिस करते हैं, आपसी कुछ कलह भी होती हैं पारिवारिक, जिसकी वजह से भी ये सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। तो सिर्फ अकेलापन भी नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें आपके ऐड हो जाते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर के आज हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि आखिर ये समस्याएं क्यों दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, सरकार इसको लेकर के क्या प्रयास कर रही है, क्यों ये मामला आपका राज्यसभा तक पहुंच गया और क्या इसमें महत्वपूर्ण बिंदु शामिल है। बाकी आपकी इस पर क्या राय हो जाती है, अवश्य बताइएगा कि अर्ध सैनिक बलों में और सैनिकों में यदि इस तरीके की असंतोष की भावना, पेशेंस लेवल कम होता जा रहा है, आत्महत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो ये वाकई बहुत बड़ी समस्या है। और अगर आप में से कोई भी ऐसा मुझे देख रहा हो जो सेना में है, अर्धसैनिक बलों में किसी में भी है, तो आपकी क्या समस्या है उस दौरान, क्या फील करते हो, क्या आपको लगता है कि इसमें चेंजमेंट होना चाहिए, कौन कौन सी ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं जो आपको इस ड्यूरेशन में फील करनी पड़ती है, वो मुझसे जरूर साझा करिएगा कमेंट बॉक्स में। क्योंकि देखिए, दूर से तो हम लोग सिर्फ एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन जो लोग उन चीजों को झेल रहे हैं वो हमें अच्छे से बता पाते हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो अवश्य अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। अगर कोई भी इसमें सेना में भी है या फिर पुलिस में भी है तो जरूर बताइएगा कि क्यों ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, या आप में से किसी भी ऐसे पर्सन ने जो सेना में रहा है उसने आत्महत्या कर ली तो उसके पीछे के क्या कारण रहे हैं, ये भी मुझे अवश्य बताइएगा। ठीक है, सो वीडियो को कर लेते हैं शुरू। मेरा नाम है प्राची मिश्रा एंड संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अब देखते हैं भाई कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आज शायद थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि मुझे है जुकाम, तो थोड़ा सा ट्राई करना कि मैनेज कर ले हम। चलिए, 730 CAPF एनर्जी एंड AR पर्सनल कमिटेड सुसाइड इन लास्ट 5 years, ये हमारे गवर्नमेंट का डेटा बता रहा है। और कोई ऐसा डेटा किसी ने पेश नहीं किया है कि किसी संगठन द्वारा पेश किया गया हो, किसी संस्थान द्वारा। ये गवर्नमेंट का डेटा है जो हमारे सामने निकल करके आता है कि लास्ट 5 years में इस तरीके की घटनाएं बढ़ गई हैं, जो वाकई चिंता का विषय है। और यही विषय फिर राज्यसभा तक पहुंच जाता है जहां पर इसको डिस्कस किया जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। राज्यसभा में जानकारी साझी की गई कि पिछले 5 वर्षों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, एनएसजी कमांडो तक इसमें शामिल है, जिनको कहा जाता है कि दे आर वेरी स्ट्रांग मेंटली, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, लेकिन फिर भी वो इस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं कोई बहुत यहाँ पर समस्या आपको देखने को मिल रही है, जो शायद सरकार या फिर आप देखो जो संगठन है उनके नजर में नहीं आ रही है। ठीक है, असम राइफल्स के 700 से अधिक कर्मियों ने यहां पर आत्महत्या की है। 2020 की बात करें तो यह आंकड़ा आपका 144 था। 2021 की बात करें यहां पर 157 आंकड़ा था। 2022 में 138, 2023 में 157 एंड 2024 की बात करें तो 134 सैनिक थे जिन्होंने मिला करके इस तरह की आत्महत्या यहां पर शामिल हुई है, लोगों ने करी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। पिछले 5 वर्षों की यदि मैं बात करूं तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में जो रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और असम राइफल्स में जो सैनिक है, उसमें से आपके 55,555 ने इस्तीफा दे दिया है या स्वैच्छिक सेना निवृत्ति ले ली है। यानी कि वो सेना से भी हट रहे हैं, सेना में सर्व नहीं करना चाहते। यानी कि यहाँ पर जो एक हमारे माइंड में मानसिकता रहती है ना कि देश की सेवा करनी है हमें, तो सेना में कुछ वाकई ऐसी समस्याएं हैं जिनकी वजह से वो वहां पर हताश हो रहे हैं और उस नौकरी को छोड़ रहे हैं। 47,891 कर्मियों ने स्वैच्छिक यहाँ पर सेना निवृत्ति ले ली और 7,664 ने तो इस्तीफा ही दे दिया कि भाई मुझे यहाँ पर जॉब नहीं करनी है। इस तरीके से वो छोड़ करके आ गए हैं। आत्महत्या के कारण यहाँ पर क्या क्या निकल करके आते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। आत्महत्या के कारणों में परिवार और ड्यूटी से जुड़े मुद्दे दोनों ही शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज हम नहीं कहेंगे कि फैमिली इशू रहा है इस वजह से, ड्यूटी भी यहाँ पर कहीं ना कहीं कारण बनी है। अध्ययन के अनुसार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी कि CAPF में आत्महत्या करने वाले 80% से अधिक कर्मियों की मौत छुट्टी से घर लौटने के बाद हुई है। यानी कि कुछ ऐसा हुआ है, घर में लड़ाई झगड़ा, जो गृह क्लेश की चीजें होती हैं, और वो उस चीज को क्या है टैकल नहीं कर पाए हैं। या फिर आप ये देखिए, आपने जनरली देखा होगा, ये मैं नहीं कर रही हूँ, इट्स अ डेटा। डेटा क्या कहता है कि
जिनके जो हस्बैंड्स हैं काफ़ी लंबे समय तक ड्यूटी में रहते हैं या फिर इस तरीके की चीज़ें रहती हैं, तो उनकी वाइफ्स में देखा गया है कहीं उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होता है, ये सारी चीज़ें चल रही होती है। अगर मैं गलत हूँ तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ऐसा मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ कि सबकी वाइफ्स ऐसी होती है, लेकिन आप देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि अगर पति लंबे समय तक दूर है या फिर इस तरीके की चीज़ें, तो वाइफ्स के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं और फिर उसके बाद जब वहां से छुट्टी से आते हैं वो देखते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली चीज़ें चल रही है, तो वो व्यक्ति आहत होता है कि एक तरफ तो वो ड्यूटी कर रहा है, अपनी फैमिली से दूर है, जब वो वापस आता है तो उसको इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती है और ये भी एक कारण है जिसकी वजह से पुरुष आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, तो ये समस्या देखी गई है। आगे बात करते हैं। इनमें से जीवन साथी या परिवार के सदस्य की मृत्यु शामिल होती है, वैवाहिक कलह या तलाक होती है, वित्तीय कठिनाइयां भी होती है। अब ये वित्तीय कठिनाई एक मेन रीजन होगी कि भाई हम सरकारी जॉब कर रहे हैं फिर भी हमें वित्तीय कठिनाई हो रही है। ठीक है, बच्चों के लिए अपर्याप्त शिक्षा के अवसर आदि, और ये सारे कारण यहाँ पर बताए गए हैं कि इनकी वजह से वो लोग क्या है, मृत्यु की तरफ उनको गले लगा लेते हैं। इस तरीके की चीजें हैं। समस्या समाधान के लिए सरकार के प्रयास क्या है, देखिए परिवार और ड्यूटी दोनों को ही मोर्चे पर बेहतर अनुभव जवानों के बीच तनाव में काफी हद तक कमजोर कर देता है और ऐसा होता है। ड्यूटी को टाइम देना है, परिवार को टाइम देना है। आफ्टर मैरिज क्या होता है, कई बार ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं कि आजकल तो न्यूक्लियर फैमिलीज का चलन भी हो गया है। जैसे ही शादी होती है तो कहा जाता है भाई जो लड़की है वो लड़के के साथ रहेगी, यानी कि उनको अपने साथ ड्यूटी पर लेकर के जाओ। लड़का कहता है भैया अभी रुक जाओ 1 साल कम से कम घर में, क्योंकि माँ बाप मेरे कुछ सोच करके ही शादी किए होंगे, तो 1 साल मेरे यहाँ पर मम्मी पापा के साथ रह लीजिए और उसके बाद हमारे साथ चलिएगा। तो ये वाली चीजें भी देखने को मिलती है कि वो आपसी कलह की वजह बनती है और कई बार इसमें लोग आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि वह मामला सुलझता नहीं है। ठीक है, कई बार बीवी आत्महत्या कर लेती है, कई बार पति आत्महत्या कर लेता है, तो ये भी यहाँ पर मेन कारण बन जाता है कि भैया उन दोनों को साथ में रहना है। इस समस्या से निपटने के लिए गृह मंत्रालय सुनिश्चित कर रहा है कि अधिक से अधिक कार्मिकों को अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिले, यानी कि छुट्टियां अब इनको ज्यादा मिलेंगी। कहा गया है कि मिनिमम 100 दिन की छुट्टी का प्रावधान इन अर्धसैनिक बलों के जो सैनिक है उनके लिए किया जाए कि वो 100 दिन अपनी फैमिलीज के साथ रह सके। इसके लिए उपाय किए गए हैं कि पारदर्शिता हो, तर्कसंगत और निष्पक्ष अवकाश नीति यहाँ पर लागू की जाए, पर्याप्त आराम और छुट्टी सुनिश्चित किया जाए इन कर्मियों के लिए, तथा ड्यूटी में घंटों को विनियमित किया जाए। घंटे थोड़े घटाए जो आपके हैं वो घटाए बढ़ाए जाए, किसी भी तरीके से उसको हमें ठीक करना है, चेंज करना है, ताकि ये जो लोग इस्तीफा दे रहे हैं, नौकरी छोड़ करके जा रहे हैं, सेवानिवृत्ति ले रहे हैं, इसमें थोड़ी कमी है। और साथ ही साथ जो आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं उसको भी हम टैकल कर सकें। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कार्य स्थितियों और सुविधाओं तथा कल्याण में सुधार सरकार का नियंत्रण प्रयास है, वो कर भी रही है इसको लेकर के प्रयास। कई बार हम वीडियोस देखते हैं कि भाई देखो यहाँ दाल पानी की जैसे मिलती है, ये वाली समस्याएं हैं, ये चीजें हमें देखने को मिलती है। सरकार उसको लेकर के भी नियम कायदे कानून बना रही है कि उनको एक सुनिश्चित साफ स्वस्थ पौष्टिक आहार जो उपलब्ध करवाया जाए। कार्मिक अपने परिवारों के साथ यथासंभव प्रतिवर्ष 100 दिन बिता सके। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में से 42,797 कार्मिकों ने एक वर्ष में 100 दिन के अवकाश का लाभ लिया भी है। अन्य प्रयास इसके हो सकते हैं कि पारदर्शी छुट्टी प्रबंधन प्रणाली हो, इसमें प्रत्येक रैंक पर छुट्टी आरक्षित की जाए, क्योंकि यहाँ पर रैंक के अकॉर्डिंग छुट्टी मिलती है। निचले तबके का है उसको कम मिलती है, उससे ऊंची रैंक है उसको ज्यादा दिन की मिल जाती है, उससे ऊंची रैंक है तो अपनी छुट्टी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी छुट्टियां होती है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि हर रैंक के जो भी सैनिक है उनके लिए समान छुट्टी की व्यवस्था कर दी जाए। छुट्टी को उदार पूर्वक प्रदान किया जाए, ना कि उनको डांट के चिल्ला के, और अगर वो लेट आते तो कई बार उनको पनिशमेंट भी दी जाती है, तो ये सारी चीजें उनके साथ ना की जाए। पारदर्शी स्थानांतरण नीति भी यहाँ पर आवश्यक है। जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए पदोन्नति नीति की भी समीक्षा की जा सकती है कि यदि मान लीजिए कोई छोटे तबके पे है, अच्छा काम कर रहा है बहुत टाइम से, तो भैया उनको क्या करो, आप पदोन्नत भी करो। ये वाली भी चीजें हैं। अब अर्धसैनिक बलों या फिर पैरामिलिट्री फोर्स के बारे में जान लेते हैं कौन कौन से। असम राइफल्स है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी हो जाती है, एनर्जी हो जाती है और एसएसबी हो जाती है हमारी। ठीक है, इन्हें देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार माना जाता है, जो कि देश की आंतरिक सुरक्षा, देश की सीमाओं पर यहाँ पर लगे रहते हैं और हमारी सुरक्षा करते हैं। लेकिन आप समझिए उस व्यक्ति की मानसिकता क्या होगी जब वो एक आत्महत्या की स्थिति पर पहुंच जाता है। ठीक है, क्योंकि वो हर कठोर से कठोर तापमान बर्दाश्त कर रहा है, गर्मी बर्दाश्त कर रहा है, चीजें बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन व्यक्ति जो कहीं पर भी हारता है, पर्सनली मुझे ये लगता है कि वो परिवार की तरफ से होता है, जहां वो बहुत ज्यादा हार जाता है। अगर फैमिली सपोर्ट करे ना तो हर एक चीज को हम टैकल कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। अर्धसैनिक बलों के जवान पूर्ण रूप से सैनिक का काम नहीं करते हैं, बल्कि आंशिक रूप से सैन्य बल का भी काम करते हैं। इनकी सभी शाखाएं गृह मंत्रालय के अधीन होती हैं और भारत में अर्धसैनिक बलों की संख्या करीब 10 लाख है। ठीक है, भारत सरकार के पास इस समय 7 पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं।
चलो इनके बारे में देखते हैं। तो भारत के पास 7 पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। सबसे पहला है असम राइफल्स एआर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1835 में अंग्रेजों के कछार लेवी के नाम से की थी। ठीक है, इसका मुख्यालय आपके शिलांग मेघालय में हो जाता है और इसकी 2 मुख्य भूमिकाएं होती हैं। पहला कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की जो आंतरिक सुरक्षा है वो इनके हाथ में होती है, ठीक है, असम राइफल्स के, और भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा करना इनका दायित्व है, जो हमारी सीमा हो जाती है। आगे आते हैं सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ। गठन हुआ था 1 दिसंबर 1965 को और ये पाकिस्तान तथा बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ। इसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को और ये देश के औद्योगिक सुविधाएं तथा अहम जो प्रतिष्ठान है उसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। केंद्रीय आंतरिक सुरक्षा बल की बात कर लेते हैं तो स्थापना हुई थी इसकी 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से, रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से हुई थी, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। ठीक है, इसकी मुख्य भूमिका क्या है कि अति विशिष्ट व्यक्तियों तथा अहम प्रतिष्ठानों की यहाँ पर सुरक्षा करना है, पर्यावरण के हनन को रोकने के लिए निगरानी करना है और स्थानीय वनस्पतियों तथा जीवों का संरक्षण करना है। तो ये था इनका काम। आगे बात करते हैं इंडो तिब्बत सीमा जो आईटीबीपी हो जाती है, यानी कि यहाँ पे समझ में ही आ गया हो कि भारत तिब्बत सीमा जो शांति है और जो सुरक्षा है उसको बनाए रखना है। स्थापना इसकी 24 अक्टूबर 1962 को की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक यानी कि एनएसजी की बात कर लेते हैं तो 16 अक्टूबर 1984 को इनकी स्थापना हुई। इसके बाद यह औपचारिक रूप से 22 सितंबर 1986 को अस्तित्व में आया था। भारत का एक आकस्मिक तैनाती बल होता है और ये आतंकवाद से निपटने के लिए स्पेशली बनाया गया था और इसी वजह से आपने देखा होगा कि एनएसजी कमांडोज को, जो कि आपके राष्ट्रपति और इन सब की वो उसमें लगे हुए थे, कुछ मुख्यमंत्रियों को एनएसजी कमांडो जो है उनको लगा रखा था क्योंकि ये मेन काम कर नहीं रहे थे, तो उनको वहां से हटा दिया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में अभी भी एनर्जी कमांडोज है, लेकिन जो कुछ कुछ लोगों की सुरक्षा में सीएम और इन सब में लगे हुए थे उनको वहां से एनर्जी कमांडोज को हटा करके इनकी मेन जगह इनको लगाया गया है जिसलिए इनको बनाया गया था, वो था आतंकवाद। ठीक है, एनर्जी को ब्लैक कैट के नाम से भी जाना जाता है। आगे आते हैं सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नाम से जानते हैं। तो इनकी स्थापना हुई थी 1963 में, गृह मंत्रालय के अधीन है और इसकी जिम्मेदारी है भारत नेपाल तथा भारत भूटान सीमाओं की सुरक्षा करना है, तो इसकी ये सुरक्षा करते हैं। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है सशस्त्र सीमा बल, राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक, केंद्रीय आरक्षित सुरक्षा बल और इंडो तिब्बत सीमा पुलिस। ठीक है, उपयुक्त में से कितने भारत के अर्धसैनिक बलों में शामिल है? केवल 1, केवल 2, सभी 4 या फिर केवल 3? तो आप सभी मुझे कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा और ये मुद्दा बहुत ही ज्यादा संगीन हो जाता है, तो इसको लेकर के आपके क्या मत है वो अवश्य बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।